फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 24 जुलाई के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे, साथ ही उसकी डिटेल जानकारी भी देंगे। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा 24 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर से संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया? इसका आंसर है चीन ने। सी आंसर सही है हमारा, चीन। चीन ने इस समाधान पैकेज के तहत विवादित पश्चिमी क्षेत्र के बदले में उत्तर में स्थित विवादित क्षेत्रों को भूटान को देने का प्रस्ताव किया है। और इससे पहले वह 1996 में चीन ने भूटान को पश्चिमी में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर की चारागाह भूमि के बदले उत्तर में 495 वर्ग किलोमीटर की घाटियां वाले क्षेत्र को बदलने का प्रस्ताव रखा था। और विशेषज्ञ के अनुसार कहा जा रहा है कि चीन द्वारा भूटान की सीमा पर किया गया यह दावा भूटान को चीन द्वारा प्रस्तावित सीमा समझौते को मानने पर विवश करने के लिए एक नई रणनीति हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चीन ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है। ओके दोस्तों, और दोस्तों चीन के बारे में बात हो रही है तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनबिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति है जी जिनपिंग। ठीक, नेपाल के बारे में बात कर रहे थे। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है ढाका, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री है शेख हसीना। और भारत के बारे में, भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ की जो मुद्रा है रुपया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया है। और वाडा ने कहा है कि प्रयोगशाला के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण निलंबन बढ़ाया गया है। वाडा ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को पहली बार 6 महीने के निलंबित किया था और वैश्विक संस्था के नवीनतम परीक्षण से पता चला है कि अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। वाडा ने कहा है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी ने नई दिल्ली की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की मान्यता दूसरी बार 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। और दोस्तों विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के बारे में जान लेते हैं। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी एक विश्व स्तरीय स्वतंत्र संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय खेलों को ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए बनाई गई है। और इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में की गई थी। वर्तमान में वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष पोलैंड के पूर्व धावक विटोल्ड बांका है। यह संस्था विश्व भर में वैज्ञानिक शोध, एंटी डोपिंग के विकास की क्षमता में वृद्धि और दुनिया भर में वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड पर अपनी निगाह रखती है। वाडा हर साल प्रतिबंधित दवाओं की सूची जारी करता है जिनके विश्व में तमाम देशों में खेलों के दौरान प्रयोग पर रोक होती है। तो दोस्तों ये तो था विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के बारे में। और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए
प्रवासी रोजगार ऐप का शुरू किया है और इस मोबाइल ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से मिल सकेंगी। और सोनू सूद मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर नगरों तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। और सोनू सूद ने महाराष्ट्र के शहरों में उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगरों तक पहुंचाने के लिए खास बसों का इंतजाम किया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, चीन ने। चीन को अमेरिका ने चीन देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। चीन ने हाल ही में कहा है कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है और चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में नुकसान पहुंचेगा। यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका ने चीन देश के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। उसके साथ ही अब चीन के बारे में बात हो रही है, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। ओके दोस्तों, रूस के बारे में जान लेते हैं। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूसी रूबल और प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मुशिस्टिन। ओके दोस्तों, अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेपाल के बारे में, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपालियन रुपया और प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, मीनाक्षी मंदिर। आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है और यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अम्मान या मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है और तमिलनाडु की मदुराई में स्थित मीनाक्षी सुंदेश्वर मंदिर स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व की आश्चर्यों में गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मीनाक्षी मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में झंडा फहराया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले में बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, रंगबती नाम पर। उड़ीसा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है और दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था और रंगबती गीत को पहली बार आकाशवाणी के माध्यम से सुना गया था। रंगबती को भारत की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है और यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उड़ीसा सरकार ने रंगबती लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है। दोस्तों, उड़ीसा के बारे में बात हो रही है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 में। राज्यपाल है गणेशी लाल और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार किसने जीता है? इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, ग्रेटा थनबर्ग ने। स्वीडन के 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें पुरस्कार के रूप में 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि दी जाएगी। उन्हें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए युवा पीढ़ियों को जुटाने के उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है और ग्रेटा थनबर्ग 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर
विरोध प्रदर्शन शुरू करने बाद सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद उन्होंने वैश्विक स्तर से इसे बढ़ाया और दुनिया भर के बच्चों के द्वारा की गई स्कूल हड़ताल का नेतृत्व किया। ठीक है दोस्तों, तो स्वीडन की 17 वर्षीय जलवायु परिवर्तन के लिए आवाज़ उठाने वाली ग्रेटा थनबर्ग को गुलबेंकियन पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गैर जीवन बीमाकर्ता एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। साधारण बीमा कंपनी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और कंपनी ने कहा है कि उनका कार्यकाल 20 जुलाई से शुरू होगा और वह जून 2019 से कंपनी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति की मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा साहिल सेठ को। मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और यह भूमिका स्वैच्छिक आधार पर है। पद के लिए कोई पारिश्रमिक शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब ब्रिक्स के बारे में बात हो रही है। ब्रिक्स सीसीआई ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक मूल संगठन है जो ब्रिक्स में वाणिज्य और उद्योग को बढ़ावा देता है और यह 2012 में स्थापित किया गया था और ब्रिक्स सीसीआई का मुख्य उद्देश्य है एमएसएमई खंड के लिए समर्थन प्रणाली बनाना है। ब्रिक्स सीसीआई का उद्देश्य मुख्य रूप से युवा उद्यमियों पर पहुंच बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए संचालन समिति के मानद सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सी आंसर सही हमारा सुमित देव को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और देव वर्तमान में एनएमडीसी के निदेशक पद पर कार्यरत है। एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2023 तक हो रहेगा और वे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे, जो 31 जुलाई 2020 को सीएमडी के पद से सेवानिवृत्त होंगे। और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी भारत सरकार का एक लौह अयस्क खनन प्रमुख इकाई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सुमित देव को नियुक्त किया जाएगा और वे किनका स्थान लेंगे? वे एन बैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को किस राज्य की जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी? इसका आंसर है बी आंसर सही हमारा मणिपुर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी और इस परियोजना के तहत मणिपुर के 16 जिलों में 2,80,756 परिवारों के घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मणिपुर जल आपूर्ति परियोजना वर्ष 2024 तक हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के ठोस प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और केंद्र सरकार ने 1,42,749 परिवारों वाले 1,185 बस्तियों को कवर करने के उद्देश्य से FHTC के लिए मणिपुर को जल जीवन मिशन की धनराशि उपलब्ध कराई है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को मणिपुर राज्य की जल आपूर्ति परियोजना का आधारशिला रखी। अब मणिपुर के बारे में बात हो रही है, तो मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह। अगला क्वेश्चन है, IAF इंडियन एयरफोर्स ने किस देश से हैमर मिसाइल की खरीद करने का योजना बनाई है?
इसका आंसर है डी आंसर सही है हमारा, फ्रांस से यह हैमर मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है इंडियन एयरफोर्स ने। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रहे तनाव के बीच भारत अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है और भारत इस वक्त तीनों सेनाओं खासकर वायु और थल सेना को पूरी तरह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि 29 जुलाई को फ्रांस से भारत आने वाले 5 राफेल लड़ाकू विमानों और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीद रहा है। ओके दोस्तों, तो अब हैमर मिसाइल के बारे में जान लेते हैं। हैमर एक मध्यम श्रेणी का एयर टू ग्राउंड हथियार है जिसे शुरू में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिज़ाइन और बनाया गया था और हैमर भारत को पूर्वी लद्दाख जैसे पहाड़ी स्थानों सहित किसी भी प्रकार के इलाके में किसी भी बंकर या कठोर ठिकानों को नष्ट करने में क्षमता रखता है। 3 मीटर लंबी और 330 किलो वजनी यह मिसाइल ऊंचे स्थानों पर 60 किलोमीटर की दूरी और कम ऊंचाई वाले जगहों में 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और जीपीएस और इंफ्रारेड तकनीक से लैस यह मिसाइल दिन और रात के दौरान सभी मौसमों में काम कर सकती है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइक क्षमता है और एक राफेल विमान में ऐसी 6 मिसाइलों को लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके दोस्तों, तो था हैमर मिसाइल के बारे में। तो इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस से हैमर मिसाइल खरीदने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर्स का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, फ्लिपकार्ट ने। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने इसकी होलसेल यूनिट वॉलमार्ट इंडिया को कैश एंड कैरी बिजनेस का अधिग्रहण करेगी और उन्होंने कहा कि अगले महीने फ्लिपकार्ट होलसेल लॉन्च करेगी। कंपनी की नज़र देश के 650 अरब डॉलर की B2B2 रिटेल मार्केट पर है और वॉलमार्ट ने भारत में 28 बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर हैं। एक हफ्ते पहले फ्लिपकार्ट ने कहा था कि उसने वॉलमार्ट की अगुवाई वाले इन्वेस्टर ग्रुप में 1.2 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाई है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में वॉलमार्ट इंक के बेस्ट प्राइस होलसेल स्टोर का अधिग्रहण किया है। निम्नलिखित ई कॉमर्स कंपनियों में से किसने भारत में ऑटो बीमा की पेशकश शुरू की है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, अमेजॉन ने। ई वाणिज्यिक कंपनी अमेजॉन की डिजिटल भुगतान इकाई अमेजॉन पे ऑनलाइन वाहन बीमा उपलब्ध कराने वाली कंपनी इको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ समझौता किया है और इसके तहत अमेजॉन पे अपने मंच पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए बीमा पेशकश करेगी। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ के पर्यावरण विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश के बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस का फैसला किया है और आपातकालीन सेवा में दीमक और अन्य कीटों से प्रभावित पेड़ों का उपचार शामिल होगा। तो दोस्तों ये तो था करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और करंट अफेयर्स आधारित जीके पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क असम में नहीं है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, नोक्रेक राष्ट्रीय पार्क असम में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है ए आंसर सही हमारा, मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स देशों की श्रेणी में कब जोड़ा गया? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स देशों की श्रेणी में 2010 में जोड़ा गया। छाता क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? छाता क्रांति संबंधित है, ए आंसर सही हमारा, हांगकांग से। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है? इसका आंसर है सी आंसर सही हमारा, आधार दर।
आधार दर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। तो दोस्तों जो था करंट अफेयर्स से रिलेटेड जीके। अब आगे बढ़ते हैं और 23 जुलाई के 2020 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सफल परीक्षण के लिए किए जाने की चर्चा में रहे ध्रुवास्त्र क्या है? ध्रुवास्त्र एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। क्या है? ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो फंड का बनाने की घोषणा की है? 750 अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किसे यूआईसी यूनियन इंटरनेशनल देश सीमंस या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है? अरुण कुमार को यूआईसी के उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? उनका नाम है बेन स्टोक नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का फैसला लिया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में जो केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्ज प्लाजा का उद्घाटन किया। किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? श्रीलंका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों का शोध करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज के लंबित देयताओं को एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की? हरियाणा राज्य सरकार ने एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्ज की लंबित देयताओं के एकमुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरू की है हरियाणा सरकार ने। हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाउस की खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर किया? 557 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी से दुनिया ने कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है? 16 करोड़ लोगों का रहने का ठिकाना छीन लिया है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे करूर वैश्य बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू बोड्डू। हाल ही में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया? दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। 21 जुलाई को किस राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन कोप लॉन्च किया गया? कर्नाटक राज्य में 21 जुलाई को कर्नाटक राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक मिशन कोप लॉन्च किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण की मेजबानी। तो दोस्तों ये तो था 24 जुलाई के करंट अफेयर्स के वीडियो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।